वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज के हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं 726 से लेके आपके 750 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपका 726 आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्शियल एगोनिस्ट। निम्न में से कौन सी पार्शियल एगोनिस्ट है। तो पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब वो जो एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये ना तो कोई एक्शन शो कर रहा है। एंटागोनिस्ट क्या करता है, आपके एक्शन को रोक देता है, बट एगोनिस्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ना तो अपना खुद का कोई एक्शन शो करेगा और ना ही दूसरे को अपना एक्शन शो करने देगा। उसी को क्या बोला गया आपका, पार्शियल एगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट का एग्जाम्पल पूछा आपका, तो एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा आपका बुप्रीनोर्फिन। क्या हो जाएगा, बुप्रीनोर्फिन स्टूडेंट्स। ठीक है, बुप्रीनोर्फिन आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका एग्जाम्पल होगा बुप्रीनोर्फिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बुप्रीनोर्फिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि एट्रोपिन जो ड्रग है उसके बारे में मुझे एक इसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इसको कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। बाकी मैं जब कॉलेज धीरे धीरे चलेगा तो सारे ड्रग्स आएंगे, मैं आपको बताता हुआ चला दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इंट्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में बताना शुरू करा है। नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की जगह। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म देख लीजिए, ऑप्शन चारों ऑप्शन देखिए आप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप। कुछ स्टूडेंट बोलते सर एक बार थोड़ा स्टॉप दिया करो फिर उसके बाद बताया करो। एक बार देख लीजिए 727। फर्स्ट ऑप्शन है टू ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेम रिसेप्टर्स, दो दवाएं जो एक सेम रिसेप्टर पर काम करती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वन ड्रग प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अनदर से अगला टू ड्रग्स प्रोड्यूसिंग अपोजिट इफेक्ट थ्रू डिफरेंट रिसेप्टर्स। यस, ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ये क्या होती हैं, दो दवाएं होती हैं, वो क्या होती हैं अपोजिट रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू अपोजिट एक्शन शो करवा देती हैं, है ना, उल्टा काम करती हैं। जैसे कि कुछ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट थे, मैंने आपको बताया था ग्लूटाथियोन फिजियोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है। बाहर से अगर कोई जहर आए बॉडी अपने आप से क्या रिलीज कर देगी, आपका फिजियोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट रिलीज कर देगी। ठीक है, इसके अलावा बॉडी में बहुत सारे, जैसे एड्रेनलिन है, आपका एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ एसिटाइल कोलिन भी रिलीज हो रहा है। ये दोनों काम, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है आपका मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे काम करने के लिए। एसिटाइल कोलिन मतलब एड्रेनलिन कहाँ काम कर रहा है, आपके बीटा रिसेप्टर पर, बट एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं ये। ठीक है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट धीरे धीरे साथ साथ आते जाएंगे, मैं आपको बताता हुआ चलता जाऊंगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोडिंग डोज मेनली डिपेंड्स अपॉन। लोडिंग डोज मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। लोडिंग डोज मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, आपकी क्लियरेंस, हाफ लाइफ, बायोअवेलेबिलिटी ओनली या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए स्टूडेंट्स। तो लोडिंग डोज जो है, ठीक है, वो आपकी डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे डिपेंड करती है, आपकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पहले ही बताया मैंने x/c। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x/c। किन ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, वो ड्रग्स के नाम भी बताए, क्लोरोक्विन और आपकी डिजॉक्सिन। ठीक है, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए उनकी जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो डबल दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 to 9। मेंटेनेंस डोज इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई। मेंटेनेंस डोज मुख्यतः किसके आधार पर निर्धारित होती है, बताइए आप। मेंटेनेंस डोज किस पे डिपेंड करती है, यानी कि मेंटेनेंस डोज का मतलब होता है कि आपने एक ड्रग दी, ठीक है, आपने सुबह उसको 100 mg दिया, तो उसकी बॉडी में उसको मेंटेन रखना है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो 75 mg पे किल हो रहा है, ठीक है, बट वो क्या करेगा, स्टैटिक एक्शन शो कर रहा है बैक्टीरिया, यानी कि आपको उसको थोड़े लंबे समय तक रखना है, मेंटेन रखना है कि वो 3 दिन मान लीजिए, इसीलिए एंटीबायोटिक्स 3 दिन दी जाती हैं। मेनली 3 दिन से शुरू होती हैं, 5-7 दिन वो भी बीमारी के हिसाब से दी जाती हैं। 3 दिन मेनली कम से कम दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि वो उसके डोज को मेंटेन रख सकें उसमें। यानी कि एलिमिनेशन में मान लीजिए आपका T-half में चली गई आपकी 50% ड्रग, 50 mg आपकी चली गई, तो उसके T-half के हिसाब से हमें उसी टाइम पे वो ड्रग दोबारा दे देनी, यानी कि सेम बैलेंस बना। मान लो 75 mg हमें ब्लड में रखना है, तो 75 mg आपका चला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, 75 mg आपका 3 दिन तक चलता रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से सुबह शाम या दिन में 3 बार जिस भी हिसाब से आप ड्रग देंगे वही होती है आपकी मेंटेनेंस डोज। तो वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी क्लियरेंस पे, कितनी ड्रग क्लियर हो गई है, तो उसी हिसाब से आपको मेंटेनेंस डोज देनी है उस पेशेंट को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक एट द हायर डोज। उच्च मात्रा में कौन सी दवा जीरो ऑर्डर प्रदर्शित करती है? जीरो ऑर्डर कौन सी दवा प्रदर्शित करती है आपका, बताइए स्टूडेंट्स। जिनकी अच्छी तैयारी है वो स्टूडेंट तो इसको देख के बता देंगे कौन सा है, फट वैसे दिखेगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिनोटोइन। पहले ही बताया मैंने, फिनोटोइन के साथ अल्कोहल भी बताया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करता है ना। फिनोटोइन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 731, ए ड्रग विद हाई लिपिड सोल्युबिलिटी जनरली। अधिक लिपिड सोल्युबिलिटी वाली दवा सामान्यतः कौन सी है? ठीक है, अधिक लिपिड सोल्युबिलिटी वाली दवा कौन सी है आपकी? तो पहला है पुअरली क्रॉस्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ना, लिपिड सोल्यूबल ड्रग क्या होती है? वो तो बहुत अच्छे से पास कर जाती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये भी किसकी बनी होती है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी होती है? बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होती है। तो ये क्या करेगी ड्रग? इसको क्रॉस करेगी, लिपिड के अंदर लिपिड आसानी से चला जाएगा, तो ये क्या होगी? इजीली क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यस, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होंगे वो क्या करेंगे? इजीली पास कर जाएंगे उस मेम्ब्रेन को। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है 732, विच रिसेप्टर्स फैमिली एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर सच एज CAMP। कौन सा रिसेप्टर फैमिली CAMP जैसे सेकंड मैसेंजर द्वारा कार्य करता है? ठीक है, कौन सा है जो CAMP के सेकंड मैसेंजर द्वारा कार्य करता है? कौन सा रिसेप्टर है स्टूडेंट्स, बताइए आप मुझे, सोच के बताना आराम से ना। इसमें होगा आपका सी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होगा आपका? सी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होगा इसका। ठीक है, सी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होगा आपका 732 का। नेक्स्ट है 733, ड्रग डिपेंडेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ड्रग डिपेंडेंस की विशेषता क्या है? तो ड्रग डिपेंडेंस की विशेषता क्या है? फर्स्ट देखिए, इंक्रीज एफिकेसी। ना, एफिकेसी तो कम हो सकती है, ज़्यादा कैसे होगी? इंक्रीज एफिकेसी ड्रग डिपेंडेंस में। फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल नीड फॉर ड्रग। यस, ये हो गया ड्रग डिपेंडेंस का मामला, कि वो फिजिकली, यानी उस आदमी को, मान लीजिए आप किसी को एक टैबलेट दे रहे हैं डेली, अगर उसको उस टाइम पे नहीं मिली तो उसके अंदर सर दर्द होना, बेचैनी होनी, इस टाइप की उसके अंदर बॉडी उसके विड्रॉल सिम्टम्स देने लग जाएगी। वही क्या है? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड फॉर ए ड्रग। वही क्या होती है आपकी? ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग एलर्जी अलग चीज़ होगी, ड्रग एलर्जी में अलग रिएक्शन होती है, ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी अलग। जब मैंने सुटिक्स पढ़ाई थी, जिस स्टूडेंट को कंपैटिबिलिटी का नहीं पता, वीडियो मैंने डाला हुआ है क्वेश्चंस के साथ, उसको देखिए कंपैटिबिलिटी क्या है। ठीक है, आपको कंप्लीट समझाया हुआ स्टूडेंट्स। ये जो ऑप्शन मैंने पहले समझा दी वो मैं दोबारा से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों का ना, कीमती समय है, तैयारी में लगे हुए हो। नेक्स्ट है ए इडियोसिंक्रेटिक ड्रग्स रिएक्शन इज। इडियोसिंक्रेटिक ड्रग्स रिएक्शन क्या है? तो इडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिडिक्ट डोज रिलेटेड रेस्पॉन्स। प्रिडिक्टेबल डोज रिलेटेड रेस्पॉन्स, यानी कि पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया कि ये ड्रग ये रिएक्शन शो करेगी, ये रेस्पॉन्स शो करेगी, इतनी देर में इफेक्ट शो करेगी। वो क्या? इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन नहीं है स्टूडेंट। दूसरा एक्सेप्टेड फार्माकोलॉजिकल स्टेप। ना, अचानक से कुछ ऐसा थोड़ी आएगा, नहीं। एलर्जिक रेस्पॉन्स मीडिएटेड बाई IG। ना, जेनेटिकली डिटरमाइन अनयूजुअल रेस्पॉन्स। यस, ये होता है आपका इडियोसिंक्रेटिक, अचानक से। ठीक है, जो हमने सोचा नहीं था वो इफेक्ट अगर आ जाए तो उसको क्या बोले देंगे? इडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इंपॉर्टेंट हैं, पूछे हुए हैं या पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए थे, जो भी है, मतलब या तो पूछा गया था या पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन है बस, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। नेक्स्ट है 735, बायो इक्वलेंस मीन्स। बायो इक्वलेंस का अर्थ है, बायो इक्वलेंस का अर्थ क्या है? फर्स्ट देखिए, टू फॉर्मुलेशन हैविंग द सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी एंड द थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होगा? सिमिलर फॉर्मुलेशन है, यानी कि टू फॉर्मुलेशन है। ठीक है, वो क्या करते हैं? सिमिलर बायोलिटी शो करते हैं और सिमिलर थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करते हैं। क्या उसको बायो इक्वलेंस बोलते हैं? बायो इक्वलेंस। दूसरा, टू ड्रग्स हैविंग द सेम कलर। ना, कलर से थोड़ी मतलब है, ड्रग तो इफेक्ट से मतलब अपने को। टू ड्रग्स विद द आइडेंटिकल केमिकल नेम। ना, केमिकल नेम तो सेम हो सकता है, ठीक, केमिकल नेम सेम होगा, बट इफेक्ट का इक्वलेंस का मतलब सेम, आगे जो कार्रवाई होगी वो सेम इक्वलेंट शो करेगी, सेम मैन्युफैक्चरर। ना, तो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। टू फॉर्मुलेशंस, दो फॉर्मुलेशंस हैं, वो क्या रखते हैं? सेम बायोबिलिटी रखते हैं और सेम थेराप्यूटिक इफेक्ट। उसी को क्या बोला गया आपका? बायो इक्वलेंस। उसी को क्या बोला गया आपका? बायो इक्वलेंस स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 736, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज फर्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी फेज फर्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है?
पहले ही बताया मैंने स्टूडेंट्स। फेज फर्स्ट के बारे में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये तो होगी फेज फर्स्ट। साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ये भी है फेज फर्स्ट। ग्लूकोर्डिनेशन, ये होगी आपकी फेज सेकंड। इसमें मैंने आपको और भी बताई थी, सल्फेट कॉन्जुगेशन बताया था एक, इसके अलावा मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूकोरोनिडेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो सब क्या आते हैं फेज सेकंड कॉन्जुगेशन, यानी फेज सेकंड के आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें 4 चीज़ें याद रखनी है, आपको बता दी है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर ड्रग्स विद। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग किन दवाओं के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, बताइए स्टूडेंट। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, बट घूम के आया था उस टाइम, मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को 2x पे लगाएंगे और चलने देंगे। भाई जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा दोस्त, तब तक कुछ नहीं होना है। क्वेश्चन पेपर में भी 2x ही फिर नंबर आएंगे, लोग लेंगे 4 नंबर, आपके आएंगे 2x करके 8 नहीं आएंगे, वो माइनस में जाएगा, -3, और -1 पिछले वाले का लेके जाएगा ना, -5 होगा, वो -4 की जगह -5 पे पहुंच जाओगे आप, वो होगा 2x स्पीड। फिर वही 2x से फिर दोबारा देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एक बार देखो और नौकरी लगो और फ्री करो इसको, ठीक है, झमेले को, है ना, बहुत डिप्रेशन आता है झमेले को बार बार करने में। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स ना। वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स में मॉनिटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, यस, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, बिकॉज ड्रग थोड़ी देर में ही, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडेक्स हो गया, इस लेवल पे मान लीजिए आपकी ड्रग नैरो थेराप्यूटिक, तो इस तरह से वो एक्शन शो करना शुरू करेगी। जैसे यहाँ तक आई तो इसके बाद इसके अंदर ही वो रहनी चाहिए, इससे ऊपर जाएगी तो टॉक्सिक इफेक्ट, लीथल इफेक्ट शो कर देगी, नीचे जाएगी तो इफेक्ट शो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए उसकी बार बार ड्रग की मॉनिटरिंग की जाती है। स्टूडेंट्स 2x पे करके नहीं देखना है आपको। 30 मिनट का वीडियो, 30 मिनट अगर आप देखेंगे तो आप कम से कम 25 क्वेश्चन मैं इसमें डालता हूँ, 75 से 80 क्वेश्चन तक के आपके क्लियर होंगे। अगर 2x पे देखेंगे तो आपका ना 75-80 होंगे, ये 25 भी आप आगे चल के भूल जाएंगे। इसलिए आराम से, शांति से, ठंडे दिमाग से बैठ के आराम से पढ़ना है। ये नहीं कि चलता चलता देख रहा हूँ, मैं ऑटो में जा रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। भाई पढ़ाई करनी है, फुर्सत से करनी है, ठीक है। आधे घंटे की क्लास डालता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए दिन भर के 10-10, 20-20 घंटे क्लास डाले जा रहा हूँ मैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है। आधे घंटे की क्लास है, शांति से एकांत में बैठना है, अपने नोट्स उठाने हैं। आपकी रफ नोटबुक जिसमें भी आप पढ़ते हैं उसको उठाइए, उसमें लिखते जाइए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन से बता रहा हूँ मैं, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है, कि मैं आपका टाइम खराब करूँ। ना मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास, दोनों के पास बराबर टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास कीमती समय, मेरे पास भी कीमती समय है, तो उसको हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फार्माकोजेनेटिक्स डील्स विद। फार्माकोजेनेटिक्स किसका अध्ययन करते हैं? ड्रग प्राइसिंग का। ऑप्शन देखिए, पहले आप देखिए फिर बताइए। ड्रग प्राइसिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जेनेटिक वेरिएशंस अफेक्टिंग ड्रग रेस्पॉन्स, या ड्रग स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनेटिक। अब कुछ लोग तो तुक्का ही मार देंगे, बोल सर जीन इधर है, जीन इधर है। भाई पढ़ भी लेना ना, कई बार दोनों ऑप्शन भी जीन के मिल जाएंगे, फिर कहाँ जाएगा। तो जेनेटिक, फार्माकोजेनेटिक्स में क्या डील्स होती हैं? जेनेटिक वेरिएशंस अफेक्टिंग ड्रग रेस्पॉन्स, यानी कि दो अलग अलग लोग मान लीजिए, ठीक है, जो ब्लैक लोग हैं वो अलग, और जो वाइट लोग, अंग्रेज लोग हैं उनका अलग। तो उनमें भी कुछ ड्रग्स होती हैं, वो अपना अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। किसी में कम डोज पे भी असर हो जाता है, किसी में ज़्यादा, कोई रेजिस्टेंस से होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, रेजिस्टेंस से होते हैं। तो इसलिए जेनेटिक पे उस पर डिपेंड करता है। अगला है ड्रग सिनार्जिज्म मीन्स। ड्रग सिनार्जिज्म का अर्थ है, ड्रग सिनार्जिज्म का क्या अर्थ है? डिक्रीज इन ड्रग रेस्पॉन्स, ठीक है, डिक्रीज इन ड्रग रेस्पॉन्स। दूसरा है कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ड्रग एंटागोनिज्म या ड्रग रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या आता है? ड्रग सिनार्जिज्म। सिनार्जिज्म का मतलब होता है कि एक ड्रग, जैसे 1 और 1, 11, ना कि 1 और 1 2। ये क्या होती हैं? 1 और 1 11 वाला इफेक्ट शो करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? आपका सिनार्जिज्म। याद रखना, सिनार्जिज्म जैसे ही आपको वर्ड पता चले, ड्रग सिनार्जिज्म आए, तो आपको तुरंत याद करना है 1 और 1 11, यानी कि कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ द टोटल या इंडिविजुअल इफेक्ट, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? ड्रग सिनार्जिज्म। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार पूछे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। आपका जो इंट्रोडक्शन है फार्माकोलॉजी का, मैं 100 क्वेश्चन ला रहा हूँ, 100 के 100 क्वेश्चन पूछे हुए हैं या पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है, सर नहीं सर ऐसा नहीं। भाई अगर तुझे लग रहा है तो पढ़, कोई फोर्स नहीं है किसी को किसी तरह का कि भाई मुझे नहीं, मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसा लगता है तो आप मत पढ़िए, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे उपयोगी हैं, मेरे काम के हैं, वही पढ़ते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर आपका ये जो सीरीज में लाए हूँ कोलॉजी की, ये ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर आपकी, ठीक है, फार्मासिस्ट,
ऐसा नहीं है कि फार्मासिस्ट, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर दोनों की तैयारी कर रहा है उनके दोनों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। फार्मासिस्ट कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही लेके आया मैं समरी। जैसे हमारा एग्जाम पास आएंगे, जो भी या फार्मासिस्ट का पहले आता है ड्रग इंस्पेक्टर का, तो हम मैराथन क्लासेज चलाएंगे, तब तक लाइव का भी सेटअप बना लेते हैं, तब मैराथन क्लासेज चलाएंगे आपके लिए, ठीक है। तब देखते हैं कि इसमें कितना है दम, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक धीरे धीरे स्लोली समझते हुए चलिए, जिनका बेस नहीं हो अच्छा सा बेस तैयार करके फिर हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन 740, विच फैक्टर इंक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ वीक एसिडिक ड्रग्स। वीक एसिडिक ड्रग्स के रीनल एक्सक्रीशन को कौन बढ़ाता है? फर्स्ट ऑप्शन। चलो पहले आप ऑप्शन अपने हिसाब से बताइए, फिर मैं बताऊंगा, वरना आपको बोलेंगे टाइम ही नहीं मिला सर हमें। पहले आप देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। दूसरा है डिहाइड्रेशन। थर्ड है एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। फोर्थ है इंक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग पहले ऑप्शन से देखते हुए चलते हैं। अगर आपका यूरिन का एसिडिफाइंग हो जाएगा, एसिडिक यूरिन हो जाएगा, तो क्या होगा? आपकी जो एसिडिक ड्रग्स है वो आपकी क्या नहीं हो पाएंगी, बाहर की तरफ नहीं जा पाएंगी। ठीक है, वो क्या नहीं हो पाएंगे, बाहर की तरफ नहीं जा पाएंगे, यानी कि बॉडी के अंदर ही एसिडिक ड्रग्स घूमती रह जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? एल्कलाइजिंग मीडियम चाहिए। एल्कलाइजिंग एसिड और एल्क बेस मिलके क्या चले जाएंगे, बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये इसमें क्या होना चाहिए आपके? एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन हो जाएगा। बात करूं मैं प्रोटीन बाइंडिंग की, प्रोटीन बाइंडिंग को मैंने पहले ही बताया आपको, पता है आपको प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं रिपीट करेंगे एक चीज़ को। नेक्स्ट है 741, विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज मेनली कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश एफिकेसी इन ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। बड़ी संख्या में रोगियों में प्रभावीकारिता सिद्ध करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल का कौन सा फेज होता है? यानी कि बड़ी संख्या में कहाँ पर पेशेंट्स यूज किए जाते हैं ना, रोगी की बात आ गई है। इससे पहले मैंने फेज फर्स्ट के बारे में बोला था जब आपको, तो फेज फर्स्ट में बताया था कि इसमें क्या होते हैं, स्वस्थ है ना, हेल्दी वॉलंटियर पेशेंट्स ले जाते हैं ना, हेल्दी की बात करी थी, फेज फर्स्ट हो गया था। फेज फोर्थ से आपके मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने अच्छा जवाब दिया। फेज फोर्थ होते हैं आपके फार्माकोविजिलेंस। उससे अगला क्वेश्चन नहीं डाला था मैंने उसी हिसाब से कि कुछ लोगों को क्या पता हिंट भी लग जाए। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस था आपका इसका ना फेज 4 का आंसर। तो इसमें क्या आंसर आएगा, कहाँ पर ज़्यादा पेशेंट यूज किए जाते हैं? इसका आता है फेज थर्ड। फेज थर्ड में आपका क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो फेज थर्ड जैसे बड़े जो हॉस्पिटल्स, मान लीजिए कैंसर की कोई दवा बना रहा है, तो ये फेज थर्ड क्लिनिकल ट्रायल कहाँ किया जाता है? कैंसर के पेशेंट्स पे करके देखा जाए। कोई भी डिजीज है, मतलब डिजीज ऐसे नहीं कैंसर ही बता रहा हूँ मैं, कोई एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, कोई भी डिजीज होगी तो उसका फेज थर्ड कहाँ होगा? उसके हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में होगा, बहुत सारे पेशेंट्स पे चला के देखा जाएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखी जाएंगी, उनका एब्जॉर्प्शन देखा जाएगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा, ड्रग लंबे समय के बाद क्या साइड इफेक्ट शो करती है, विड्रॉल सिम्टम्स क्या देती है, ये सब कहाँ करके देखा जाता है? आपका फेज थर्ड, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लार्ज नंबर्स में करके देखा जाता है। फेज फर्स्ट कितने में करेगा? हेल्दी वॉलंटियर्स 20, 25, 100, 50 तक करके देखा जाएगा। उसके बाद 500 तक फेज सेकंड में करके देखा जाता है, उसमें पेशेंट्स भी ले जाते हैं फेज सेकंड, बट फेज थर्ड में बड़ी संख्या में पेशेंट लेके देखे जाते हैं कि जेनेटिकली क्या इफेक्ट शो कर रही है वो ड्रग आपका। ठीक है, ये इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछेगा तो आपको घूमना नहीं है, आप बोलोगे सर ने बताया नहीं था, इसलिए मैं आपको लगा हुआ हूँ बताने में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इज कॉल्ड। दवाओं के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन किसे कहते हैं? ड्रग का हानिकारक प्रभाव किसे कहते हैं? बताइए ऑप्शन नंबर। तो फर्स्ट आपका फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या बताया था? डी से आपका ड्रग। तो कि ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या करेगी, उसको किस में पढ़ा जाता है? आपका फार्माकोडायनेमिक्स में। टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक्स का इफेक्ट देखा जाता है कि ड्रग, वह स्टडी, उसमें उसकी स्टडी की जाती है जिसमें ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट यानी टॉक्सिक इफेक्ट्स की स्टडी कराई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। तो इसका आंसर हो गया टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोग्नोसी में प्लांट जो होते हैं, प्लांट बेस्ड जो ड्रग होती हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? फार्माकोग्नोसी। और बायोफार्मास्यूटिक्स में आपकी IVIC, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन वगैरह हो गया आपका ड्रग का, जैसे मैंने सूटिक्स पढ़ा है वही बायोसूटिक्स, वही है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, उसमें टैबलेट फॉर्मेशन, कैप्सूल फॉर्मेशन, शैम्पू वगैरह जो भी आते हैं वो सब बायोफार्मास्यूटिक्स में आते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या आएगा आपका? ब्रांच जो क्या करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में डील शो करती है हमारी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच रिसेप्टर्स इज एन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, निम्न में से कौन सा रिसेप्टर जो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत बार लगाइए, आप ही लगाइए, आप लोग ही बताइए, पहले सोच लो आराम से। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स आपके होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स। कौन सा एंजाइम काम करता है उसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा एंजाइम क्या होता है। ठीक है, हिंट के तौर पे बता दूं, टी से स्टार्ट होता है, टी से, है ना। अब याद आ जाएगा स्टूडेंट्स को। जवाब जिस स्टूडेंट ने वीडियो देखा जवाब देना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दो कमेंट के लिए डालता हूँ, वो कमेंट डालना जरूरी है आपको। अगला है दी मेजर ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग एक्सक्रीशन इज, दवाओं के उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है। उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है, लीवर, ये है आपका मेटाबॉलिज्म का प्रमुख अंग। लंग्स, ये है वोलेटाइल ड्रग्स का एक्सक्रीशन का अंग। स्किन, ये है रिफाम्पिसिन टाइप की जो भी ड्रग होती हैं उनके लिए। किडनी आपका मुख्य उत्सर्जन अंग है। ठीक है, किडनी आपका मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ से उठाता हूँ, तो ऊपर तक का ध्यान नहीं रहता कौन सा डाला है, क्योंकि आपकी तरह मेरा दिमाग भी तो कम काम करता है, मैं भी तो फार्मासिस्ट हूँ आपकी तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 745, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रोड्यूस मैक्सिमम रेस्पॉन्स, ना रेस्पॉन्स मैक्सिमम कहाँ करता है। बाइंड टू रिसेप्टर विदाउट द एक्टिवेटिंग इट, इंक्रीज द रिसेप्टर्स नंबर, ना स्टिमुलेट एंजाइम प्रोडक्शन, ना ये आ गया, ना खुद कोई काम करेगा ना दूसरे को करने देगा, उसी को क्या बोला गया है, एंटागोनिस्ट। तो आपको किसी की लाइफ में एंटागोनिस्ट नहीं बनना है दोस्त, एगोनिस्ट बनना है, एगोनिस्ट। मैं शायद आपके लिए एगोनिस्ट की तरह काम करता हूँ, कुछ स्टूडेंट मेरे लिए एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं, ना कुछ काम करते हैं ना बस वीडियो देखा चल दिए। भाई पढ़ना है, नौकरी लगने के लिए देख रहा है, अगर आधा घंटा भी दे रहा है ना वीडियो पे, मैंने आधे घंटे के लिए 2 घंटे दिए अपने, तो आपका भी कम से कम बनता है कि भाई खुद के लिए ही निकाल रहा हूँ मैं, तो दूसरों के लिए भी नहीं बोल रहा। आप खुद के लिए आपको करना है, मेरे लिए मैं तो नौकरी लग गया हूँ, आपको लगना है तो पढ़ लीजिए, नहीं लगना है तो आप लगे हुए हैं फिर इधर उधर घूमते रहिए। एक बार इस चैनल पे गया मैं सर, एक बार वहाँ से MCQs लगा लेता हूँ, मेरा अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा, उसने कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, इसने कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, सब एक हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन से ने क्या पढ़ाया, लास्ट में ये होगा फिर आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ को फॉलो करना है, बुक्स को फॉलो करिए और अपने टीचर को फॉलो करिए। अगर मुझे कर रहे हैं मुझे करिए, दूसरे को कर रहे हैं दूसरे को करिए, ये नहीं कह रहा कि मुझे ही करिए ऐसा ऐसा। भाई आपको एक बार जो टोन पकड़ेंगे आप, उसी टोन से आपको समझ में आएगा। जिसको मेरा समझ में आ रहा है वो मुझे देखिए, जिसको नहीं आ रहा वो मत देखिए, जिसको दूसरे का आ रहा है उसको दूसरे का देखिए। ठीक है, हज़ारों चैनल हैं, जिसको जो सही सूटेबल लगता है। कुछ लोग होते हैं बहुत तेज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सर मैं बहुत स्पीड पे पढ़ता हूँ, दिन के 1000 क्वेश्चन लगाता हूँ। भाई पेपर में 1000 थोड़ी आएंगे, पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आजकल वो दिन गए जब आप रटे रटाई क्वेश्चन करते थे, आजकल आते हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन आते हैं। एक दिन मैं आपको एम्स का पुराना पेपर करवाता हूँ, फिर देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स कितने पानी में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दिन देखता हूँ मैं, कल या परसों में डालता हूँ आपके लिए एम्स का पुराना पेपर, देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स उसको हिला पाते हैं। ठीक है, CISF का डालता हूँ, ITBP, CISF का तो नहीं, ITBP का CRP का डालता हूँ किसी दिन, ITBP का डाला हुआ दोबारा से डालता हूँ उसको, फिर देखना आप कितने पानी में है। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के आसपास घूमना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, ए ड्रग हैविंग हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली, अधिक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाली दवाएं सामान्यतः। ठीक है, ए ड्रग हैविंग हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली, बताइए ऑप्शन। ठीक है, सोचो स्टूडेंट, चलो कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, अगली क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, इसका आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोटा नंबर डालना, उसके आगे 746, मुझे पता चले कि इसका क्या बता रहे, 746 लिखना है, उसके आगे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखता हूँ कितने स्टूडेंट सही बताते हैं, इसी हिसाब से देना पड़ा करेगा आपको। हर पेपर में मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, अगले पेपर में फिर उसको डिस्कस करा करेंगे। ठीक है, विच रूट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड IV एक्सेस इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, रोगी बेहोश हो। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से आजकल एम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा इजी है ये, जैसे आपकी ड्रग्स चलेंगी, मैं जब आपको क्लासिफिकेशन वगैरह चलेंगे उस टाइम बना के बताऊंगा एम्स ने आजकल किस टाइप के क्वेश्चन पूछना शुरू करा है।
या कोई भी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन आते थे सीधा सीधा उठाया कि एट्रोपिन ड्रग कौन सी ड्रग में आती है, कौन से क्लासिफिकेशन है, बस इतना। आजकल ऐसा नहीं आता, आजकल पूछेगा एट्रोपिन ही, बट आपको एट्रोपिन में इतना चारों तरफ चक्कर कटाएगा कि जिसने रटा है वो वहीं बेचारा घूम घाम के वहीं सो जाएगा, -1 लेके आ जाएगा फिर अपने घर पे। ठीक है स्टूडेंट, तो है कि रोगी बेहोश हो और आईवी तुरंत उपलब्ध ना हो तब कौन सा मार्ग अधिक उपयुक्त है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल या टॉपिकल। तो स्टूडेंट सिंपल सोचना है, ओरल रूट देंगे आप, बेहोश है कैसे देंगे उसके दवाई। ठीक है, अगर बेहोश को आप पानी पिला के दवाई खिला रहे हैं तो उसके या तो ट्रैकिया में फंस जाएगा, ठीक है, या आपके कहाँ चला जाएगा, श्वास नली में चला जाएगा, या कहीं फंस जाएगा इसोफेगस में, तो उस पेशेंट को आप ओरल रूट से टैबलेट कैप्सूल वगैरह तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दूसरा सबलिंगुअल, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल जीभ के नीचे रख दो, रोगी बेहोश हो, आईवी तुरंत उपलब्ध ना हो तो, ठीक है, तो सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं, तुरंत जीभ के अंदर डिजोल्व होगी और वो ड्रग चली जाएगी। ठीक है, अगला रेक्टल रूट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी रेक्टल रूट नहीं, बेहोश रोगी हो तो आप रेक्टल रूट भी दे सकते हैं, बट वो बेहोश है, वो जीभ के नीचे तो रख नहीं पाएगा, बेहोश आदमी है, उसको होश नहीं है, जीभ के नीचे कैसे रख पाएगा, तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, रेक्टल रूट भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। कौन सी आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आएगा, रेक्टल रूट। आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर सबलिंगुअल, भाई बेहोश है तो उसको कैसे दोगे, सोच के देखो, बेहोश रोगी को कैसे आप जीभ के नीचे रख दोगे, उसका मुंह खोलोगे, फाड़ोगे मुंह, उसके अंदर छुपा दोगे जीभ के अंदर, नहीं। तो आप इसमें रूट यूज़ करेंगे रेक्टल रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, दिमाग लगाना है, ऑप्शन सारे कन्फ्यूजन वाले हैं, पेपर में यही आपको कन्फ्यूज करेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट लगाएंगे इसमें सबलिंगुअल, सर जीभ के नीचे रख दो, गले में नहीं फंसेगी, भाई जीभ के नीचे, मुंह में तो कैसे देगा, उसके बेहोश आदमी है, मुंह में भी तो मुंह बंद करके बेहोश है, फिर जरूरी है कि पेशेंट को पता है भाई मुझे दवाई देंगे, पहले मुंह खोलूंगा फिर बेहोश होना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, रेक्टल रूट उसके लिए फिर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिसाइडिंग द डोजिंग इंटरवल। डोज देने के अंतराल का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है। तो डोज इंटरवल किस आधार पर करी जाती है आपकी, बहुत बार बताया मैंने ये आपको, बहुत बार। बायोअवेलेबिलिटी पे ना, हाफ लाइफ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पूरा समझाया था, एम्स में क्या पूछा था वो भी बताया था, एक और एग्जाम में भी पूछा हुआ वही क्वेश्चन, पूरा हाफ लाइफ के बारे में बताया था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की हाफ लाइफ कितनी होती है ये मुझे बताओगे, और जी ऑर्डर काइनेटिक की हाफ लाइफ कितनी होती है, दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, ए ड्रग दैट binds to a receptor but produce only a sub-maximal response is now as। जो दवा रिसेप्टर से बंधकर अधिकतम से कम प्रभाव उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, बताइए स्टूडेंट्स। अधिकतम से कम, अधिकतम एगोनिस्ट यानी फुल एगोनिस्ट, उससे थोड़ा कम, तो कम का बताइए आप मुझे। तो कम का हो जाएगा, देखो फुल एगोनिस्ट मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगी, एंटागोनिस्ट खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता इस भाई का, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वो है, ये वो दोस्त है जिसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, आप नौकरी लगने जा रहे हैं, खुद को नहीं लगना है उसको, बट उसका मतलब ये कि इसको भी नहीं लगने देना है। वही हाल एंटागोनिस्ट के साथ है, खुद का कोई काम नहीं है, बट जो काम कर रहा था उसको काम नहीं करने देना है। ठीक है, आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको खुद को नहीं पढ़ना होता है, इधर उधर बुलाएंगे और यार वो कर, ये कर, वो कर, खुद को नहीं लगना, बट वो आपको भी नहीं, उसको कोई फायदा नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं, बस ऐसे ही मजे के लिए नहीं लगने देना, वही एंटागोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट वो दोस्त जो आपको नौकरी देखना तो चाहता है बट थोड़ा कम, ये नहीं कि हाँ यार तू जल्दी लग देना, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा घूमने चलते हैं फिर देखते हैं, तो वो होते हैं आपके पार्शियल एगोनिस्ट। वो क्या होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट। और इनवर्स एगोनिस्ट उल्टा अपोजिट, उल्टा भाई वो ले जाना तुझे नॉर्थ में ले जाएगा, तुझे साउथ में, वो वाले दोस्त होते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, तो आपके कितने कौन से दोस्त हैं, फुल एगोनिस्ट भी होंगे, किसी के एक दोस्त, दो दोस्त। अगर आप किसी के फुल एगोनिस्ट हो तो ये वीडियो अपने दोस्त को भेजना, एंटागोनिस्ट हो तो इसको यहीं चुपचाप देख के चुपचाप दबा देना। पार्शियल एगोनिस्ट बोले यार भेजूंगा नहीं भेजूंगा वो सोचना है, इनवर्स एगोनिस्ट तो बताना ही नहीं है फिर, है ना, देख भी रहे हो तो हिस्ट्री से बैठा देना, बोल नहीं 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 इसको नहीं बताना है, तो आप देख लीजिए कौन से एगोनिस्ट हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपका 750, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है, बताइए स्टूडेंट्स, देख के ऑप्शन फिर मैं बताता हूँ लास्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, स्टडी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट ओनली। मेडिसिनल प्लांट की स्टडी किस में की जाती है आपकी, फार्माकोग्नोसी में।
कॉग्नोसी होगी। स्टडी ऑफ द डिजीज ओनली, माइक्रोबायोलॉजी मान लीजिए, है ना, माइक्रोब्स की वगैरह की, या आपने जो हॉस्पिटल वगैरह अपना पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी हो गया इसका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रोबायोलॉजी आएगा। डिजीज में आपका, चलो डिजीज में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी आती है। माइक्रोबायोलॉजी तो ये हो गया आपका। स्टडी ऑफ द ड्रग्स, देयर एक्शंस, यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट, ये आपकी कोलॉजी में स्टडी की जाती है। जब मैं आपको कोलॉजी का अभी क्लासिफिकेशन टाइप स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले हम मस्करेनिक वाला लेंगे ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो उसमें जब स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, फिर वो ड्रग कैसे एक्शन शो करती है, कैसे वो एडवर्स रिएक्शन शो करती है, इस हिसाब से आपको पूरा बताया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया कुछ मैंने इसमें आपको बताया है। कुछ स्टूडेंट्स को मैं आपको बताऊं कि आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ उसके आसपास की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। कुछ चैनल्स हैं वो कुछ खतरनाक तरीके का पढ़ाते हैं, खतरनाक मतलब वो आज तक पेपर में नहीं आया, इतना खतरनाक तरीका है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हैं उनके, ऐसे मैं नहीं कर रहा, उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, सबका अपना अपनी टेक्निक होती है। बट एक चीज़ को हार्ड तरीका करके पढ़ाई, इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से पढ़ा सकता था, ठीक है। बट जैसे मैंने याद करा है, जैसे मुझे सफलता मिली है, मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको भी सफलता मिले स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ या अपना टाइम तुम पे यूज़ कर रहा हूँ, वो तुम्हें डिसाइड करना है कि मेरा टाइम ख़राब हो रहा है या मेरा कुछ यूज़ आ रहा है। अगर एक भी स्टूडेंट नौकरी लगता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहना, लिखते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।